नमस्कार दोस्तों। आज हम समय के पन्नों को पलटकर एक ऐसे साम्राज्य की कहानी सुनेंगे जिसका प्रभाव आज भी महसूस होता है, रोमन एम्पायर। सोचिए, एक छोटा सा गांव जो 3 महाद्वीपों तक फैल गया, जिसका कानून, भाषा और कल्चर आज भी जिंदा है। लेकिन यह साम्राज्य भी एक दिन बिखर गया। क्या यह किसी बाहरी दुश्मन की वजह से गिरा या उसके पतन के बीज उसके अंदर ही थे? हम देखेंगे कैसे रोम उठा, कैसे उसने दुनिया पर राज किया और कैसे अंदर से खोखला होकर गिर गया। इस कहानी में है शान, साजिश, बहादुरी, धोखा और आम लोगों की जिंदगी। तो चलिए शुरू करते हैं रोम के उदय और पतन का यह सफर। रोम एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखी गई है। इसकी शुरुआत एक छोटे से गांव से हुई थी। यह गांव जो बाद में एक विशाल साम्राज्य बना, उसकी नींव टाइबर नदी के किनारे रखी गई थी। टाइबर नदी जो रोम के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इसके किनारे ही रोम के लोगों ने अपने घर बनाए और अपनी सभ्यता का विकास किया। नदी ने उन्हें पानी, ट्रांसपोर्ट और व्यापार के लिए एक मार्ग प्रदान किया। इन लोगों में डिसिप्लिन और मेहनत थी। वे सुबह से शाम तक अपने खेतों में काम करते थे, अपने घरों को बनाते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनकी मेहनत और लगन ने ही रोम को आगे बढ़ने में मदद की और धीरे धीरे उन्होंने आसपास के गांव जीत लिए। उनकी सेना, जो शुरू में सिर्फ एक छोटी सी फौज थी, धीरे धीरे बढ़ती गई और एक ताकतवर सेना बन गई। उन्होंने अपने आसपास के लोगों को अपने साथ मिलाया और एक बड़ा और ताकतवर राज्य बनाया। राजाओं का शासन हटाकर उन्होंने एक नया तरीका अपनाया। उन्होंने रिपब्लिक बनाई, जहां लोग अपने नेता चुनते थे। यह एक ऐसा सिस्टम था जिसमें हर नागरिक को अपने विचार व्यक्त करने और अपने नेता को चुनने का अधिकार था। इस सिस्टम ने रोम को और भी मजबूत बनाया। इस नए सिस्टम ने रोम को मजबूत बनाया और लोगों को एक साथ आने और अपने देश के लिए काम करने के लिए प्रेरित किया। और उनकी सेना, लीजन्स, सबसे ताकतवर हो गई। उनकी सेना में डिसिप्लिन और ट्रेनिंग का एक ऊंचा स्तर था, जिसने उन्हें हर जंग में विजयी बनाया। रोम ने इटली जीती और अपने साम्राज्य को बढ़ाना शुरू कर दिया। फिर कार्थेज से टकराव हुआ, प्यूनिक वॉर्स, जो रोम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, जो एक सदी तक चली। यह युद्ध रोम और कार्थेज के बीच में कंट्रोल के लिए था और इसने दोनों देशों को बुरी तरह से प्रभावित किया। हैनिबल जैसे दुश्मन को हराकर रोम ने अपनी ताकत और भी बढ़ा ली। रोम मेडिटेरेनियन का सुपर पावर बन गया। उनका नेवल पावर इतना स्ट्रांग था कि कोई भी उन्हें चैलेंज नहीं कर सकता था। अब रोम ने ग्रीस, स्पेन, फ्रांस जैसे बड़े इलाकों पर कब्जा कर लिया। इजिप्ट और मिडिल ईस्ट तक अपना साम्राज्य फैला लिया। उनका साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था कि उसमें कई देश और सभ्यताएं शामिल थीं। हर जीत के साथ पैसा, सोने चांदी और गुलाम रोम आने लगे। रोम एक धनी और समृद्ध शहर बन गया। शहर बड़े और शानदार हो गए। बड़े बड़े महल और मंदिर बनाए गए। लेकिन नई समस्याएं भी जन्म लेने लगी। बढ़ती हुई आबादी, गरीबी और अपराध जैसे मसले सामने आने लगे। रोम अब एक विशाल रिपब्लिक था, जिसमें कई प्रांत और नगर शामिल थे। लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूट रहा था। सत्ता के लिए संघर्ष और करप्शन बढ़ रहा था। दौलत और शक्ति के साथ रोम में आराम और विलासिता का जीवन बढ़ गया। लालच और अंतर्विरोध भी बढ़ने लगा, जिसने रोम को कमजोर कर दिया। यह रिपब्लिक अब एक नए दौर की तरफ बढ़ रहा था, एक ऐसे दौर की तरफ जहां सब कुछ बदलने वाला था। रिपब्लिक के बाद रोमन एम्पायर का दौर शुरू हुआ। एक ऐसा समय जब रोम, जो पहले एक छोटा सा शहर था, दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर साम्राज्यों में से एक बन गया। इस दौर में रोम ने न सिर्फ अपनी सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि कला, आर्किटेक्चर और कानून में भी एक नई मिसाल कायम की। जूलियस सीजर के नाम से, एक नाम जो शक्ति, साहस और राजनीति का पर्याय बन गया। सीजर एक महान सेनापति और नेता थे, जिन्होंने रोम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन उनकी कहानी त्रासदी से भरी हुई थी। उनकी हत्या ने रोम में एक नया दौर शुरू किया। सीजर ने फ्रांस जीता, गॉल को रोम का हिस्सा बनाया और अपनी सेना को यूरोप के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाया। उनकी विजयों ने रोम की शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया, लेकिन उनके दुश्मन भी बढ़ते गए। लेकिन उसकी हत्या के बाद सिविल वॉर छिड़ गया। रोम, जो पहले से ही शक्ति और राजनीति के खेल में उलझा हुआ था, अब अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने लगा। ये एक ऐसा समय था जब दोस्ती और वफादारी कमजोर पड़ गई थी और शक्ति की भूख सबसे ऊपर थी। ऑक्टेवियन यानी ऑगस्टस पहला सम्राट बना। सीजर के बाद
ऑक्टेवियन ने रोम को एक नया रास्ता दिखाया। उसने सिविल वॉर को खत्म किया और एक शांति का दौर शुरू किया जिसमें रोम ने नई ऊंचाइयों को छुआ और पाक्स रोमाना 200 साल की शांति और समृद्धि शुरू हुई। ये एक ऐसा समय था जब रोम ने कला, आर्किटेक्चर और कानून में तरक्की की। लोगों ने शांति और समृद्धि का अनुभव किया और रोम एक सच्चा एम्पायर बन गया। रोम की सड़कें ब्रिटेन से सीरिया तक फैल गई। उन सड़कों के जरिए सेना और व्यापारी आसानी से एम्पायर के कोने कोने तक पहुंच सकते थे। यह सड़कें रोम की शक्ति और प्रभाव का प्रतीक थे। व्यापार और कला का विकास हुआ। रोम एक ऐसा केंद्र बन गया जहां दुनिया भर से लोग आते थे अपने साथ नई चीजें, नई विचार और नई कला लेकर। कोलोसियम, एक्वेडक्ट्स और कानून, यह सब रोम की विरासत है। यह सभी चीजें आज भी ह्यूमन रोम की महानता की याद दिलाती हैं। लैटिन भाषा से आज की यूरोपियन भाषाएं निकली। लैटिन जो कभी रोम की भाषा थी, आज भी दुनिया भर में पढ़ाई जाती है और इसका प्रभाव हमारी भाषा और संस्कृति में दिखाई देता है। सम्राट को भगवान की तरह पूजा जाने लगा। उनकी शक्ति और प्रभाव इतना बढ़ गया कि लोग उन्हें देवता मानने लगे। और सेना अजेय थी। रोम की सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना थी और उसने रोम को हर जुंग में विजय दिलाई। रोम अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसके सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर समस्याएं पल रही थी। रोम की शक्ति और समृद्धि के पीछे करप्शन, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ रही थी। जब आप शिखर पर होते हैं, नीचे गिरने का रास्ता भी शुरू हो जाता है। रोम के साथ भी यही हुआ। एम्पायर की चमक के पीछे खोखलापन छुप गया था। रोम की शक्ति और समृद्धि सिर्फ एक दिखावा थी और अंदर से वो कमजोर हो रहा था। यह समस्याएं धीरे धीरे रोम को अंदर से तोड़ने लगी। करप्शन, असमानता और राजनीतिक अस्थिरता ने रोम को कमजोर कर दिया। रोम की कहानी अब मोड़ लेने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो रोम को हमेशा के लिए बदल देगा। और यही था पतन की शुरुआत। रोम का पतन एक लंबी और दर्दनाक प्रक्रिया थी, लेकिन इसकी शुरुआत यहीं से हुई। रोम का एम्पायर इतना फैल गया था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। हर सीमा पर सेना तैनात थी। ब्रिटेन से अफ्रीका, जर्मनी से पर्सिया तक। पैसा और सैनिक खर्च होने लगे और हर तरफ से दुश्मन हमला करने को तैयार रहते थे। सेना थक गई, प्रशासन बिखर गया और सम्राट के आदेश दूर तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाते। दूर के प्रांत अपनी मनमानी करने लगे और कम्युनिकेशन की कमी से समस्याएं बढ़ गई। एम्पायर को चलाने का खर्चा उसकी कमाई से ज्यादा हो गया। नए इलाके जीतने से दौलत आना बंद हो गया। अब पैसा सिर्फ सेना और प्रशासन में खर्च हो रहा था। टैक्स बढ़ाए गए, लोग परेशान हो गए। रोम का विशाल आकार अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। एम्पायर अपने ही बोझ तले दबने लगा। ओवर एक्सपेंशन ने रोम को कमजोर कर दिया। यह पतन की तरफ पहला बड़ा कदम था। रोम का सबसे बड़ा दुश्मन उसके अंदर था, भ्रष्टाचार। दौलत आई तो नेता और अधिकारी लालची हो गए, न्याय बिकने लगा और सिस्टम पर से विश्वास उठ गया। कमजोर सम्राट, खूनी गद्दी की लड़ाइयां और प्रेटोरियन गार्ड की मनमानी ने साम्राज्य को और कमजोर किया। सेना जिसे चाहती उसे सम्राट बना देती और कुछ सम्राट पागल या निर्लज्ज थे। टैक्स कलेक्टर्स और जनरल्स लोगों का शोषण करते, जिससे गुस्सा और असंतोष बढ़ता गया। देशभक्ति की भावना खत्म होने लगी। लोग सेना में भर्ती होने से कतराने लगे। प्रेटोरियन गार्ड ने सम्राट का पद नीलाम तक कर दिया। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, साम्राज्य का पतन निश्चित है। रोम अंदर से खोखला हो चुका था। अब बस एक धक्के की जरूरत थी। भ्रष्टाचार ने रोम की नींव हिला दी थी। साम्राज्य टूटने के किनारे था। तीसरी सदी रोम के लिए सबसे अंधेरा दौर था। क्राइसिस ऑफ द थर्ड सेंचुरी। 50 साल में 26 सम्राट, लगातार गद्दी की लड़ाई और राजनीतिक अस्थिरता। अर्थव्यवस्था चरमरा गई, व्यापार रुक गया, खेत बर्बाद हो गए और महंगाई बढ़ गई। सिक्कों की कीमत गिर गई। लोग बार्टर सिस्टम पर आ गए। सीमाओं पर ससानियन एम्पायर और जर्मैनिक जातियों के हमले तेज हो गए। रोमन सेना अंदर की लड़ाइयों में उलझी रही, बाहरी दुश्मनों को नहीं रोक पाई। साम्राज्य के कुछ हिस्से अलग हो गए, गैलिक एम्पायर और पाल्मीरियन एम्पायर। एक भयानक महामारी ने आबादी का बड़ा हिस्सा मिटा दिया। रोम 3 टुकड़ों में बंट गया था। शहर, खेती और सेना सब कमजोर हो चुके थे। रोम अपने सबसे अंधेरे दौर से गुजर रहा था। पतन अब अनिवार्य था। रोम, एक ऐसा साम्राज्य जिसने कभी दुनिया पर राज किया था, अब कमजोर पड़ चुका था। इसकी कमजोरी का फायदा उठाया बारबेरियंस ने, वो लोग जो रोम की सीमाओं के बाहर रहते थे और जिन्हें रोमानी लोग बारबेरियन कहते थे। उन्होंने देखा कि रोम की शक्ति कम हो रही है और यह उनके लिए एक मौका था अंदर आने का। यह बारबेरियंस कोई एक ट्राइब नहीं थे,
बल्कि अलग अलग जातियों का एक समूह थे। इनमें से कुछ प्रमुख थे गॉथ्स, वैंडल्स, फ्रैंक्स और हंस। हर एक ट्राइब की अपनी अलग संस्कृति और लड़ने का तरीका था, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन थी, वो रोम की दौलत और जमीन चाहते थे। हंस के अटिला के आने से जर्मैनिक जातियां रोम की सीमाओं में घुसने लगी। अटिला एक बहुत ही खतरनाक वॉरियर था और उसकी वजह से जर्मैनिक ट्राइब्स रोम की तरफ भागने लगे अपनी जान बचाने के लिए। इससे रोम पर और भी ज्यादा प्रेशर बियार आच गया। गॉथ्स को रोम ने शरण दी, लेकिन बुरा बर्ताव हुआ। उन्हें वो इज्जत और सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। रोमानी लोग उन्हें नीची नजर से देखते थे और उनके साथ बुरा सुलूक करते थे। इस बुरे बर्ताव की वजह से गॉथ्स में गुस्सा बियार आच गया और इसलिए तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने रोम के खिलाफ हथियार उठा लिए और एक लंबी और खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। एड्रियानोपल की लड़ाई में गॉथ्स ने रोमन सेना को हरा दिया, सम्राट को मार दिया। यह रोम के लिए एक बहुत बड़ी हार थी और इससे साफ पता चलता था कि रोम अब कमजोर हो चुका है। अब बारबेरियन हमले लगातार होने लगे। रोम की सीमाओं पर हर तरफ से हमले हो रहे थे और रोम के लिए इन हमलों को रोकना बहुत मुश्किल हो गया था। 410 सी में विजिगॉथ्स ने रोम शहर को लूट लिया, एक ऐसा घटना जो रोम के इतिहास में कभी नहीं हुई थी। विजिगॉथ्स ने शहर में घुसकर सब कुछ लूट लिया और लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाया। 800 साल बाद पहली बार रोम, जो कभी इनविंसिबल माना जाता था, अब लूट लिया गया था। यह रोम के पतन की शुरुआत थी। वैंडल्स ने नॉर्थ अफ्रीका, विजिगॉथ्स ने स्पेन, फ्रैंक्स ने गॉल पर कब्जा किया। रोम के कंट्रोल से यह सभी इलाके निकल गए और बारबेरियन ट्राइब्स ने अपने अपने राज्य बना लिए। रोमन सम्राट अब सिर्फ नाम के राजा रह गए। असली शक्ति बारबेरियन जनरलों के पास थी। वो जनरल ही सब कुछ डिसाइड करते थे और सम्राट उनके हाथों की कठपुतली बन चुका था। 476 सी में ओडोसर ने आखिरी वेस्टर्न रोमन एम्पायर को हटा दिया। इस घटना ने वेस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत कर दिया। वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हो गया। एक ऐसा साम्राज्य जो इतने सालों तक चला, आखिरकार खत्म हो गया। रोम, जो कभी दुनिया का शक्तिशाली साम्राज्य था, अब बिखर चुका था। उसकी शक्ति और दौलत सब खत्म हो चुकी थी और वो अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। बारबेरियन राज्य उभर आए, उन्होंने रोम की जगह ले ली और यूरोप में एक नया युग शुरू हो गया। इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। रोम के पतन के साथ एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें यूरोप अलग अलग राज्यों में बंट गया। रोम की जान उसकी इकोनॉमी और कल्चर में थी और दोनों टूट गए। लदायून, भ्रष्टाचार और ओवर एक्सपेंशन ने खजाना खाली कर दिया। टैक्स बढ़ गए, किसान जमीन छोड़ गए, खेती बर्बाद हो गई, व्यापार बैंड, शहर वीरन, लॉकडाउन की तरफ लौट गए। अर्बन सिविलाइजेशन रूरल सोसाइटी में बदल गई। कला, साहित्य, इमारतें सब कुछ बैंड हो गया। स्कूल और लाइब्रेरी बैंड, पढ़ाई लिखाई खत्म। रोमन कल्चर धीरे धीरे मर गया। क्रिश्चियनिटी ने पुराने रोमन धर्म की जगह ले ली। लोगों की सोच और मूल्यों में बदलाव आया। रोम की पारंपरिक शक्ति खत्म हो गई। एम्पायर की आत्मा ही मर चुकी थी। रोम का पतन एक चेतावनी है। क्या हर साम्राज्य अपनी ही गलतियों से गिरता है? ओवर एक्सपेंशन, भ्रष्टाचार, कमजोर नेतृत्व, आर्थिक संकट और बाहरी हमले सब ने मिलकर रोम को गिराया। लेकिन ज्यादातर समस्याएं अंदर से ही पैदा हुई थीं। रोम अपनी सफलता का शिकार हो गया। उसकी ताकत ही उसकी कमजोरी बन गई। इतिहास में हर साम्राज्य, मौर्य, मुगल, ब्रिटिश, ऐसी ही गलतियों से गिरा। शक्ति हमेशा के लिए नहीं होती और सफलता को बनाए रखना सबसे मुश्किल है। रोम की कहानी हमें याद दिलाती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। धन्यवाद।